नमस्कार साथियों। शिक्षा शास्त्र की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है निकेत। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। कहीं से भी आपको लिंक मिला हो या आपको चैनल पे आपके वेब पेज पे आ गया हो, एनी हाउ आप शिक्षा शास्त्र विषय से जुड़े हैं तो यार श्योरली इसको सब्सक्राइब शेयर करिए। तो हमने जो सीरीज शुरू की थी वो है एजुकेशनल साइकोलॉजी की। आप किसी भी स्ट्रीम में हो, चाहे बीएड हो, एमएड हो, बीटीसी हो, एजुकेशनल साइकोलॉजी आपका टॉपिक नहीं बदल जाएगा। उसमें जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसकी थ्योरियां वही रहेंगी। अगर आपको इमोशनल पढ़ना है या उसमें फिजिकल पढ़ना है, कोई भी चीज पढ़नी है, चीजें वही रहेगी। अंतर क्या आता है कि जैसे अगर ये BA2 में पढ़ना है तो आप अगर उसके सरफेस नॉलेज भी रखते हैं, मोटा मोटा जिसको हम लोग कहते हैं कि आपको बेसिक ज्ञान है, तो ठीक है, एकेडमिक के लिए पर्याप्त है। पर जैसे ही आपका लेवल बढ़ेगा, जैसे मान लीजिए आप आ जाते हैं नेट के लिए, मान लेता हूं मैं कि आप नेट देना चाहते हैं, तो यहाँ पे अंतर क्या आएगा कि आपको उस चीज को अब गहराई से पढ़ना पड़ेगा, डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। अंतर बस यही आएगा, बाकी आपका सिलेबस नहीं बदलने वाला है ना, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की थ्योरियां बदल जाएंगी। तो इस सीरीज में हमने शुरू कर रखा है, अ, हम लोग इसमें इमोशनल डेवलपमेंट पढ़ रहे थे। अब इमोशनल क्या होता है ये चीज मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बता रखा है, तो उसको दोहराने का कोई मतलब नहीं है। हमने दो स्टेजेस कवर कर रखी इमोशनल डेवलपमेंट की। हमने इन्फेंसी स्टेज को कवर कर रखा है और हमने चाइल्डहुड स्टेज भी देख लिया है। अब हम लोगों को देखना है कि किशोरावस्था में यानी एडोलसेंस स्टेज में इमोशनल डेवलपमेंट कैसे होता है। अब यहाँ पे आपको इस स्टेज पे कवर करना है और ये सबसे खतरनाक अवस्था होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं किशोरावस्था। इमोशनल डेवलपमेंट की सबसे खतरनाक अवस्था मानी जाती है। इवन एक विद्वान हल ने यहाँ तक कह रखा है कि ये आंधी तूफान की अवस्था है। आंधी तूफान की अवस्था कहने का मतलब है, उन्होंने कहा कि ये आंधी तूफान की अवस्था है। उन्होंने ऐसा क्यों कहा था, उसका कारण है, जैसे कि मैंने बता रखा है कि जो शैशवावस्था होती है यानी आपकी जो इन्फेंसी स्टेज होता है, वहां पे बच्चा क्या होता है, बहुत ज्यादा इमोशनल होता है, इनबैलेंस होता है। अगर सीधे सीधे कहा जाए तो उसमें संतुलन यानी बैलेंस नहीं होता है अपने इमोशंस पे। और इसी चीज की, ये जो संतुलन नहीं है उसमें, किसमें, इन्फेंसी में संतुलन नहीं था, और इसी चीज की पुनरावृत्ति फिर से हो जाती है कहाँ पे, इसी एडोलसेंस स्टेज में, किशोरावस्था में, जिसके कारण एक सिचुएशन में बच्चा खुश है और अगले दिन अगर वही सिचुएशन आ जा रही है तो बच्चे का मनोदशा बदली है। वो उस सिचुएशन में खुश नहीं है, या कह सकते हैं वो न्यूट्रल है या शांत है, साइलेंट है। तो ये चीजें बदलती हैं। अब चलिए इसके कुछ बात कर लेते हैं टॉपिक्स में कि इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलेगा किशोरावस्था में। सबसे पहली चीज कि उसका जो व्यवहार होता है यानी उसका जो बिहेवियर आता है, वो बदलाव बहुत ज्यादा रहेगा। वो मतलब उसके बिहेवियर में चेंजेबल होगा। जैसे मैंने कहा ना कि बैलेंस नहीं रहेगा। वो एक सिचुएशन में अभी खुश है, दूसरी सिचुएशन में तुरंत नाराज हो सकता है। किसी सिचुएशन में वो गाना गा रहा है, किसी सिचुएशन में लड़ाई कर रहा है, तो वो इनबैलेंस रहेगा। यानी उसका व्यवहार में जो बदलाव होगा वो तेजी से होगा, पहली चीज। दूसरी चीज इसमें कह सकते हैं, इस अवस्था में जो उसके भाव होते हैं, भाव प्रधान अवस्था होती है। जैसे भाव कैसे हो सकते हैं उसके, करुणा हो सकती है, दया हो सकता है, प्रेम हो सकता है, एज एग्जाम्पल है कुछ। आप क्रोध भी रख सकते हो, ईर्ष्या भी हो सकती है। तो ये सारे क्या है, भाव प्रधान है। तो इस स्टेज की पहली चीज क्या है कि व्यवहार में बदलाव तेजी से आएगा। दूसरे, भाव प्रधान होगा, करुणा होगी, दया होगी, प्रेम होगा, लोगों की हेल्प करने की उसके अंदर की बहुत ज्यादा इच्छा होगी कि मैं लोगों की कितनी ज्यादा मदद कर पाऊं। ठीक है। दूसरी चीज, अब आते हैं यहाँ पे, विरोधी मनोदशाएं होंगी। विरोधी मनोदशाएं से मतलब क्या है, जैसे मैंने कहा ना कि उसके भावों में, उसके इमोशंस में बहुत जल्दी बदलाव आता है, चेंजेस आ जाती हैं। तो यहीं पे अभी वो किसी चीज को करने के लिए तैयार होगा कि हाँ इस चीज को मैं करता हूँ, थोड़ी देर में उसे कर देगा, नहीं ये चीज मैं नहीं करूंगा। मतलब उसके दिमाग में हमेशा द्वंद चलेगा, कॉन्फ्लिक्ट चलेगा कि ये चीज मैं करूं या ना करूं। तो उसकी जो मनोदशाएं हो जैसी उस पर हावी होने पाएंगे, उस तरीके का वो काम करेगा। उसको करने का मन हो गया तो कर दिया, नहीं करने का मन होगा तो नहीं करेगा। यानी जो उसकी मनोदशाएं होंगी वो भी
बदलती रहेंगी। तो ये कुछ चीज हो गए, और भी इसमें बहुत चीजें हैं, जैसे कि इस अवस्था में काम भावना केंद्रित प्रवृत्ति पे आती है। जो उसके लस्ट होती है वो केंद्रीय इमोशंस का कह सकते हो, सेंट्रल का काम करता है, ट्रिगर करता है एक तरीके से। अब इसमें क्या हो सकती है, सबसे पहले वो खुद से ही प्रेम करेगा, स्वप्रेम होगा, कहेगा मेरे जैसा कोई और कहाँ। अब ऋतिक रोशन अपने आप को देख के तो यही सोचता होगा ना कि भारत में मुझसे ज्यादा सुंदर तो कोई है नहीं। हो सकता है वो अपनी जगह पे सही हो। तो ये चीजें हैं कि काम भावना का कारण क्या होगा, स्वप्रेम उसके अंदर होगा। हो सकता है वो अपने साथियों से प्रेम करे, जिसे हम लोग बोलते हैं समलिंगी। या हो सकता है फिर इसके बाद हो जाएगा विषमलिंगी। अब ये क्या होते हैं, हिंदी के टर्म्स में यही होता है, कंफ्यूजन होता है, तो बता देता हूँ। ये खुद से प्रेम करने को हो गया, सेल्फ लव कह सकते हो। समलिंगी का मतलब यहाँ है कि एक जैसे, जैसे मेल बाय मेल, जैसे कि बच्चों का जो ग्रुप बनता है, खासकर इसका टाइम पीरियड होता है एक तरह से। अगर मैं कहूं कि अगर वो 12 से 15 की स्टेज में है, तो वो मेल मेल से ज्यादा अटैचमेंट होगा, फीमेल का फीमेल से ज्यादा अटैचमेंट होगा। लेकिन ये ध्यान देना, 12 से 15 की एज के लिए है। लेकिन जैसे उसकी एज बढ़ जाती है, अब वो 15 से 18 पे आया, तो वो विषम लिंगी, यानी अब जो मेल है वो फीमेल की तरफ जाएगा, जो फीमेल है वो मेल की तरफ जाएगी। इसको कहा जाता है होमोजीनियस, कि आप एक जैसे के साथ रहें। इसे कहा जाता है हेट्रोजीनियस। ये चीज आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। दूसरी चीज, इस जो अवस्था होती है किशोरावस्था में, यहाँ पे जो भी किशोर होगा, यानी जितने भी एडल्ट होते हैं, वो हमेशा ये कोशिश करते हैं ना कि अच्छे, जिनको हम मानते हैं टर्म्स जो होते हैं, हमारे जो नाम्स होते हैं, वो अच्छे गुणों को आत्मसात करने की कोशिश करते हैं कि मैं जो भी चीजें अपने अंदर धारण करूं या जो भी चीजें सीखूं, तो वो सभी अच्छा वो करने की कोशिश करते हैं। यानी वो हमेशा ट्राई करते हैं ना कि जो भी चीजें वो लर्न कर रहे हैं ना वो गुड हो, वो बैड की तरफ नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि उनकी मनोदशाएं बहुत तेजी से बदल रही होती हैं। तो खुद उनको नहीं समझ में आता हर बार कौन सी चीजें सही है गलत है, जिधर मुड़ गए। वो करना तो अच्छा ही चाहते हैं कि मैं अच्छा ही रहूं, अच्छे ही लोगों के साथ रहूं, और कभी कभी हो जाता है। और ये जो वो अच्छाई का कैरेक्टर अपने अंदर डेवलपमेंट करना चाहते हैं, वो कहाँ से कर सकते हैं, कभी कभी वो नावल से कर लेते हैं, कभी कभी किसी स्टोरी बुक से कर ले रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, किसी मूवी का नायक है उसको अच्छा मान लेते हैं, कभी अपने आसपास के लोगों को में से किसी को आइडियल मान लेते हैं। यानी कह सकते हो ना कि एक आइडियल मान के अपना वो अपने आप को सुधारना चाहते हैं, कि हाँ मैं इसके जैसा बन जाऊं, मैं इसके जैसा हो जाऊं, मैं ये चीजें कर लूं। वो आइडियल मानते हैं किसी को, और उस आइडियल को मानते हुए वो क्या करते हैं, अच्छा बनते हैं, अपने अंदर गुणों को डेवलप करते हैं। इस चीज को यहाँ पे जानते हो क्या कहा जाता है, वीर पूजा की भावना। वीर पूजा की भावना, इस टर्म को हम लोग इन साइकोलॉजी ये डिफाइन करते हैं, वीर पूजा, कि हम किसी को आइडियल मान रहे हैं, हम डेवलप करना चाहते हैं अपने जैसा, उसके जैसा, कि हाँ ये गुण मेरे अंदर होने चाहिए। तो वो जो गुण हम देखते हैं, इसी चीज को कहते हैं। दूसरी चीज, अब यहाँ पे जो द्वंद्व होने का कारण आता है, जो बालक होता है, क्योंकि अभी तो वो पूरी तरह ना, तो वो पूरा बालक रह गए, यानी चाइल्डहुड स्टेज में भी पूरी तरह से नहीं है, ना वो बेचारा पूरी तरह से एडल्ट है। अब वो ना चाइल्ड है ना एडल्ट है, तो उसके सामने समस्या क्या आती है कि वो चाहता है, जो उसके घर में एल्डर हैं या जो भी बड़े लोग हैं, उनके जैसी वो क्या चाहता है, फ्रीडम चाहता है, कि अब मुझे भी वो स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, कि अगर घर में पापा 10 बजे आ रहे हैं तो मैं भी 10 बजे आऊंगा, बड़े भैया 8 बजे 9 बजे तक बाहर हैं, उनको कोई टोक नहीं रहा है, मुझे भी क्यों टोक रहे हो। तो इस तरह की अब वो क्या चाहता है ना, कि जो बालक है वयस्क के समान स्वतंत्रता चाहता है। और जब उसे स्वतंत्रता नहीं मिलती उतनी, तो द्वंद्व होता है, लड़ाई होती है। वो लड़ जाएगा कि मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, मुझे भी चाहिए ये चीजें। अब क्या करेगा वो, किसी भी नियम कानून, जो भी प्रथाएं चल रही हैं, यानी जो भी रूल्स है, जो भी ट्रेडिशंस है, जो भी लॉ है, उन्हें किसी को भी वो ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करेगा, वो हर पे सवाल उठाता है। जैसे मैंने कहा ना कि अगर भैया 9 बजे तक बाहर हैं शाम के, ठीक है, भैया 20 साल के हैं और वो 17 साल का है, तो वो सवाल उठा देगा, भैया मुझसे बहुत ज्यादा बड़े तो नहीं है, थोड़े ही तो बड़े हैं, उनको बाहर है हमें नहीं है। तो ये सारी चीजें आ जाती हैं अब,
डेवलप होना शुरू हो जाती है एडल्ट स्टेज में। दूसरी चीज, उसका जो ईगो कह लीजिए, इसको हम दूसरा नाम देते हैं स्वाभिमान, सेल्फ रिस्पेक्ट, बहुत ज्यादा होती है एडल्ट्स में। ये चीज बहुत ज्यादा होती है, उसको वो मेंटेन रखते हैं प्रॉपर, अपने स्वाभिमान को वो एकदम मेंटेन रखेंगे। लड़ाई झगड़ा हो जाए, अगर जैसे होता है ना यंग एज के बच्चों में, देखो लड़ाई झगड़ा हो जाए, कोई कॉलर पकड़ ले, बस कुछ नहीं, बस कॉलर पकड़ लो, देखो तुरंत लड़ जाएंगे, कॉलर छोड़, छोड़े पीछे नहीं, बस तो इतना काफी है लड़ाई करने के लिए। तो ये चीजें क्या है कि वो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को, अपने स्वाभिमान को वो मेंटेन रखेगा, बरकरार रखता है। ये सारे फीचर्स किस एज के हैं? एडोलसेंस स्टेज के। अब यहाँ प्रॉब्लम कब आती है? कि जब कोई प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, प्रॉब्लम पार्ट ऑफ लाइफ है, और उसको टिकल करना, उसको सॉल्व करना आर्ट ऑफ लाइफ कहा जाता है। प्रॉब्लम क्या है आपकी? पार्ट ऑफ लाइफ है, और इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये क्या है? आपका आर्ट ऑफ लाइफ है। अब किशोर क्या है? कारण है कि अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते हैं, कारण भी क्या होता है ना कि उनकी मनोदशाएं बदल रही हैं, वो एक किसी सिचुएशन में ज्यादा देर तक रह नहीं पा रहे हैं, किसी क्षण खुशी है, किसी क्षण दुखी है, तो ट्रिगर जल्दी जल्दी हो जा रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, अगर उनके पास सामने कोई प्रॉब्लम समस्या आ जा रही है और उसको वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो वो क्या होते हैं? निराशा में चले जाते हैं, दुखी हो जाएंगे, डिप्रेशन में आ जाएंगे। तो इससे क्या होता है, जो बच्चे क्रिमिनल बन जाते हैं यंग एज वाले, तो इनका वो जो क्रिमिनल का दौर शुरू होता है, यही शुरू होता है कि अगर उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, उनको सही डायरेक्शन नहीं मिला और उनको गलत डायरेक्शन मिल गया। अब जो मैं बता रहा था ना कि बच्चे हमेशा अच्छा करना चाहते थे, वो यही बात थी कि वो अच्छा करना चाह रहे हैं लेकिन वो नहीं कर पाते हैं, तब देन वो अगर गलत डायरेक्शन निकल गए, तो फिर ऐसे ही यंग एडल्ट हमारे यहाँ क्रिमिनल बन जाते हैं। इवन कहीं भी, किसी भी सोसाइटी में ये हर जगह लागू होता है। तो यानी जब वो प्रॉब्लम में है तो उनकी प्रॉब्लम समझो और उसको क्या करो, अगर वो नहीं सॉल्व कर पा रहा है तो उसको सॉल्व कराओ। सॉल्व करा दोगे तो चांस ही नहीं है कि उसका डायरेक्शन गलत हो। चलो आगे आते हैं। अब एक स्टेटमेंट है जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि आंधी तूफान की अवस्था जो कहा जाता है, उसी को एक्सप्लेन करने के लिए है कि एक रिपोर्ट है हैडन की, हेडो की, सॉरी, हेडो की रिपोर्ट भाई रॉस है, रॉस ने दिया था इसे, और कब दिया था इसे? 1951 में। ठीक। अब इस रिपोर्ट का जो स्टेटमेंट था, इनका मेन कहना यह था कि जो युवा होते हैं, यानी जैसे ही उनका चाइल्डहुड स्टेज, जैसे मैंने बताया मोटा मोटा कि जन्म से 6 वर्ष इन्फेंसी, 6 से 12 चाइल्डहुड, और 12 से 18 एडोलसेंस। तो उन्होंने कहा कि जैसे वो 11-12 साल का बच्चा हो जाता है, जैसे ही वो 11-12 साल की एज में पहुंचेगा, तो जो युवा है, जो बच्चा है, तो उसके जो भी रक्त धमनियां हैं, यानी ब्लड लाइंस जो उसकी हैं, जो शिराएं हैं, जो सेल्स हैं, उन्होंने कहा उसमें एक ज्वार उमड़ना शुरू हो जाता है। ज्वार मतलब बुखार मत समझ लेना, मतलब एक तरह से एनर्जी कह सकते हो, फ्लूइड ज्यादा हो जाते हैं, उसका बहाव बहुत तेजी से होने लगता है। और ये जो ज्वार उमड़ता है, इसी को उन्होंने नाम दिया था किशोरावस्था, इसी ज्वार के कारण। और आगे इसी में कहते हैं कि यह एक तरह से ना बाढ़ का जैसे पानी होता है, बाढ़ आती है, अपने साथ ढेर सारा पानी लेके आ रही है। अब अगर बाढ़ के पानी को डायरेक्शन ना दिया गया, रोका ना गया, तो उसके सामने जो भी आएगा वो तबाह हो जाएगा। उसी तरह एडोलसेंस के बच्चे होते हैं कि इनमें जब ये किशोरावस्था का जो ज्वार उमड़ना शुरू होता है, तो ये बहुत प्रचंड होता है। अगर इसको आप राइट डायरेक्शन दे दो कि इसे जो चीज वो चाह रहा है, यानी आप उसको डायरेक्शन सही दे दिए, तो ये ज्वार जो उमड़ना शुरू हुआ कि मैं कुछ कर जाऊंगा, करने की इच्छा, देखो यंग बच्चों में बहुत ज्यादा ये फील होती है कुछ करने की, तो बहुत जल्दी अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि आपने उसके उस ज्वार को रास्ता दे दिया है कि हाँ तुम इधर चले जाओ, डायरेक्शन दे दिया, और उसने डायरेक्शन पकड़ लिया तो गेन कर जाएगा।
ये कहा गया था हैडो की रिपोर्ट में, और रिपोर्ट किसने दी थी? रॉस ने 1951 में। और अगर कहा जाए पेज नंबर भी बता दूं तो ये पेज नंबर है P153। तो ये था इमोशनल डेवलपमेंट। तीनों स्टेज इसके कवर हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम किसी और टॉपिक पे बात करेंगे, हो सकता है सोशल डेवलपमेंट पे बात कर लें। सोशल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, फिर जो उसके स्टेजेस हैं। और जैसे ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का टॉपिक खत्म होगा, आप लोगों का शुरू हो जाएगा इंपॉर्टेंस इंटेलिजेंसी की थ्योरियां। और ये जो थ्योरी होती हैं, फिर आप चाहे बीए के हो, बीएड के हो, एमएड हो, हर जगह काम आएगी। इवन अगर आप टेट सीटेट भी दे रहे हैं, तो टेट सीटेट तो बिना साइकोलॉजी के पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर आप टेट सीटेट के भी बच्चे हैं तो वीडियोस आप प्रॉपर वॉच कर सकते हैं, इसको शेयर कर सकते हैं, आपके लिए उतनी ही हेल्पफुल होगी। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।